डियर लर्नर्स, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक है हमारा विलेयता। और विलेयता ठोस की द्रव में क्यों होती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसका क्या है। तो ये तभी कि विलयन कई प्रकार के होते हैं, हमने पहले ही चर्चा की है कि 9 प्रकार के विलयन होते हैं। उनमें से एक एक दो की हम चर्चा अलग अलग करेंगे। तो फिलहाल हम विलेयता की चर्चा करते हैं। विलेयता क्या, विलयन के अगर हमने समझा है तो विलेयता क्या है। निश्चितता, किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, विलेयता कहलाती है। देखिए, कोई पदार्थ है, अब वो घुलता है, तो यहां ताप की खास बात है। ये ताप बढ़ा देते हैं तो विलेयता में फर्क आ जाए। तो निश्चित ताप पर हम कोई विलयन बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, चलो अब कोई निश्चित ताप है, इस निश्चित ताप पर हम थोड़ा सा इसमें मान लीजिए नमक डाल रहे हैं। ये देखिए, तो ये क्या है, घुल गया घुल गया घुल गया। फिर और डाल रहे हैं तो ये घुल गया, ये घुल गया था, घुल गया, इसमें आपको दिखाई नहीं दी। फिर और डालते हैं, माने कि ये विलयन असंतृप्त है, अभी और इसमें डाला जा सकता है विलेय को, और ये घुलता चला जाता है, घुलता चला जाता है। और जब इसका घुलना बंद हो जाता है तब हम उसको कहते हैं, अब देखिए आप देख रहे होंगे 2-4 क्रिस्टल इसमें बच गए नीचे, और इसमें डाल देते हैं तो ये अब नीचे बैठ गए, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए नीचे बैठ गए। तो अब ये वाला जो विलयन है, ये वाला विलयन हमारा क्या है, ये संतृप्त विलयन है। तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। इसको हम कहेंगे संतृप्त। और ये नीचे इसमें जो ठोस बैठ गया है, ये हमारा ठोस के अणु है, और इसमें से कुछ ठोस इसमें घुला हुआ है, ये घुलित ठोस के अणु। अब इसमें हम लगातार डालते हैं तो अब 2 बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि ठोस घुलता है, और दूसरी बात ये होती है कि ठोस के जो कण हैं वो नीचे बैठते हैं। माने जब ये कण यहाँ जाकर के बैठेगा तो इसको हम कहेंगे अवक्षेपण। अवक्षेपण, अवक्षेपण या क्रिस्टल, अवक्षेपण कहेंगे या इसको क्रिस्टल, ठीक है। और जब इसको हम डाल रहे हैं तो यहां पर हम कहेंगे घुलन की क्रिया या डिजोल्यूशन, उसे हम कहेंगे घुलन की क्रिया या डिजोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम विलीनीकरण, अवक्षेपण, घुलन की क्रिया या विलीनीकरण, डिजोल्यूशन कहते हैं। विलीनीकरण या डिजोल्यूशन कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक साम्य पैदा हो जाता है। साम्य कैसा बनता है कि ठोस जो हमने इसमें डाला है, चाहे वो NaCl हो चाहे कोई और दूसरा हो, तो ठोस विलयन,
विलयन, ठीक है। और ठोस ठोस, एक ये जो नीचे बचा है अवलित, इन दोनों में क्या है। अब देखिए यहां हम डाल रहे हैं तो दो बात हो रही है कि ठोस विलयन में जा रहा है और फिर ठोस अवलित भी नीचे बैठ रहा है। इसका मतलब है कि ये जब संतृप्त विलयन बन जाता है हमारा, तो उस स्थिति में फिर एक साम्य पैदा होता है, माने जितना हम उसमें भूलते हैं उतना उसमें अवक्षेपण हो जाता है, क्रिस्टलन हो जाता है। तो इस स्थिति को हम साम्य की स्थिति कहते हैं। तो साम्य, ये क्या हुआ, साम्य की स्थिति, जितना ठोस उसमें घुल रहा है विलयन में उतना ठोस वो नीचे अवक्षेपित हो रहा है, बैठ रहा है। तो ये क्या हुआ, संतृप्त विलयन में ये हमारी साम्य की स्थिति बन जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में माने कि जब हमारी साम्य की स्थिति पैदा हो, इतना हम उसमें किसी निश्चित ताप पर घोलें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मात्रा विलायक की, विलेय की, वो मात्रा कहलाएगी हमारा विलेयता। उस मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। और विशिष्ट रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की अधिक कम मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाती है या अधिकतम घुल सकती है, या अधिकतम घुल सकती है। ठीक है, मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाती है वो विलेयता कहते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उसको हम विलेयता कहते हैं। अब देखिए ये विलेयता कैसे होती है, ये बात आप समझ। एक होता है आणविक दोलन। विलेयता का कारण होता है कि जिस तरह से हम इसमें ठोस डालते हैं और ऐसे ऐसे इसको हिलाते हैं तो यहाँ जो ठोस के अणु जा रहे हैं और यहाँ किसी विलयन में के जो अणु हैं उन दोनों में क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है। तो मॉलिक्यूलर, या जिसे हम कहते हैं आणविक दोलन, आणविक दोलन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन।
आणविक दोलन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इसमें होता है, माने अणु इधर से उधर चलते हैं, तो क्या होता है कि घुलन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, जब ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है तो उसे हम कहते हैं घुलन प्रवृत्ति या रिजोल्यूशन। उसे हम कहते हैं घुलन प्रवृत्ति या डिजोल्यूशन। घुलन प्रवृत्ति या डिजोल्यूशन। देखिए, आणविक वाइब्रेशन होता है, जब ऐसे ऐसे हम इसको हिलाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरह से हम इसको हिला रहे हैं, तो इसमें क्या है, आणविक वाइब्रेशन होगा, है ना, आणविक दोलन होगा, उसकी वजह से इसमें घुलने की प्रवृत्ति बनेगी और उसको हम कहते हैं घुलन प्रवृत्ति या डिजोल्यूशन। तो विलयन में घुलित विलय के अणु द्रव प्रावस्था में विचरण के लिए स्वतंत्र है। अब जैसे ठोस है हमारा, ठोस के अणु इधर उधर नहीं घूम सकते, लेकिन अब क्या होगा, इसमें घुल गए तो जो ठोस के अणु हैं वो इस द्रव प्रावस्था में, द्रव की अवस्था में आकर के वो इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें ठोस डालते चलते हैं तो उसके जो अणु हैं उनकी सांद्रता बढ़ती चलती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये घुलते घुलते अपने अवक्षेपण की अवस्था को पुनः प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, माने उसकी तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। और जब ये उधर को लौटना शुरू कर देते हैं तो उस स्थिति को हम अवक्षेपण की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो साम्य की स्थिति में क्या है कि घुलन की जितनी दर होगी उतनी हमारी यहाँ अवक्षेपण की दर होगी या स्थिति होगी। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब हम NaCl है, नमक है, मैं और भी आपको स्पष्ट कर दूंगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि अब जैसे ये हमारे पास विलय, देखिए बड़ा ही धीमे से मैं एक क्रिस्टल इसमें डालता हूँ पदार्थ का, तो आपको दिखाई देगा कि इस वाइब्रेशन के कारण ये इसमें घुलना शुरू हो गए, बहुत दिखाई देगा आपको आसानी से और आप देख पाएंगे। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है विलयन, अब इसमें मैं एक कण बड़े आराम से डाल देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए धीमे धीमे ये घुल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, अब ये घुल रहा है, ये चलना शुरू हो गया है, माने ये आणविक दोलन हो रहा है। ठीक है, इसे हम एटॉमिक वाइब्रेशन कहते हैं। और ये एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से अब देखिए ये घुलने की क्रिया शुरू हो गई है। अब लगातार इसमें जितना वाइब्रेशन होगा उतना ही ये ज़्यादा घुलेगा। अब इसीलिए हम इसको हिलाते हैं, स्टीयर करते हैं। अब देखिए स्टीयर करने पर और जल्दी ये घुलेगा, क्योंकि स्टीयर करने पर इनमें दोलन की क्रिया और ज़्यादा हो जाती है और इस तरह से ये हमारा घुल गया है। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से इसमें घुलता है। अब लगातार लगातार हम इसमें डालते रहेंगे और ठोस, तो एक स्थिति में ये घुलता रहेगा, लेकिन फिर दूसरी स्थिति ऐसी आएगी कि इसी के अणु फिर अवक्षेपित होना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टलन की अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात आपकी समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब प्रश्न ये है कि जब आप जैसे सोडियम क्लोराइड, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर,
जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड या नमक जिसे हम कह रहे हैं, जैसे नमक है या ग्लूकोज है, तो ये किसमें विलय हैं? जल में आसानी से विलय है। परंतु जैसे हमारे पास नेफ्थलीन है या एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन या एंथ्रासीन, ये क्या है? जल में अविलीय, अविलीय, ठीक है। लेकिन बेंजीन में विलय है। अब ये बेंजीन में विलय है, लेकिन बेंजीन में जब हम नमक और ग्लूकोज को डालते हैं तो नमक और ग्लूकोज बेंजीन में अविलय है। नमक व ग्लूकोज बेंजीन में अविलय है। तो अब ये नमक और ग्लूकोज उसमें अविलय हैं, ये इसमें विलय हैं। इसका कारण क्या हुआ? देखिए, इसका कारण है कि नमक आयनिक यौगिक है, ग्लूकोज भी ध्रुवीयता में आता है, नेफ्थलीन और ये इसमें नहीं घुलते, क्योंकि हमारा जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है ना, और बेंजीन हमारा अध्रुवीय विलायक है। तो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये है कि समान समान को घुलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय को घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय को घुलता है, और इसमें कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इसमें कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से ये घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि ये घुलते कैसे हैं। किस तरह की बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम विलय तथा विलायकी प्रकृति की बात करते हैं। पहला कारक है हमारा विलय और विलायकी प्रकृति, जो विलयता को प्रभावित करने वाला है। विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहला कारक है हमारा विलय व विलायक की प्रकृति। ये हमारा पहला कारक है। देखिए, विलय और विलायक की प्रकृति क्या अंतर डालती है, ये आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि समान समान को घुलता है, तो ध्रुवीय विलायक हो, आयनिक विलायक हो, तो उसमें ध्रुवीय और आयनिक ठोस ही घुलते हैं। ये प्रकृति का प्रभाव है। या फिर उसमें हाइड्रोजन बंध बने तो वो घुलते हैं, अन्यथा नहीं घुलेंगे। माने समान समान को घुलता है और असमान होगा तो नहीं घुलेगा। ये हमारी विलय और विलायक की प्रकृति पर घुलना निर्भर करता है। अब जैसे जैसे हमारा जल है, जल ध्रुवीय विलायक
तो ध्रुवीय विलायक में जैसे ही आप अमोनिया डालते हैं, अमोनिया ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलेय है, तो आसानी से घुल जाता है। नमक को डाल देते हैं तो आसानी से घुल जाता है। जबकि एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन अध्रुवीय है और एंथ्रासीन को बेंजीन में डालते हैं तो वो आसानी से घुल जाती है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि इसको प्रकृति जरूर प्रभावित करती है कि हमारे विलेय या विलायक की प्रकृति कैसी है, किस तरह की नेचर है। तो अब दूसरा हमारा फैक्टर है ताप। ताप के बढ़ाने पर सामान्यतया घुलने की दर बढ़ जाती है। दूसरा हमारा इसमें फैक्टर है ताप। टेम्परेचर बढ़ने पर घुलने की दर बढ़ जाती है किसी ठोस की, लेकिन ऐसा आवश्यक भी नहीं है। लासाते के नियमानुसार, लासाते के नियम से देखें तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया जिसमें कि ऊष्मा ली जाती है, एक दूसरी अभिक्रिया ऐसी जिसमें कि ऊष्मा निकलती है। तो देखिए, घुलने की जो क्रिया है इसमें जिन पदार्थों में ऊष्मा ली जाती है उन पदार्थों में ताप के बढ़ने से घुलने की दर बढ़ जाती है, लेकिन जिन पदार्थों में घुलने पर ऊष्मा निकलती है उन पदार्थों की घुलने पर, ताप बढ़ाने पर घुलने की क्रिया घट जाती है, या यूं कहें कि विलेयता उनकी घट जाती है। अब जैसे मान लीजिए यूरिया को आप जल में घोल रहे हैं। अब जब यूरिया को आप जल में घोलते हैं तो इस क्रिया में ऊष्मा ली जाती है, माने जब आप देखेंगे तो विलयन ठंडा पड़ जाता है। तो अब इसको यदि आप गर्म करेंगे या इसमें आप ताप देंगे तो उसकी घुलने की दर बढ़ जाएगी और उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। इसी तरह से अब मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लेकर के ठोस रूप में और जल में घोलते हैं। तो क्योंकि ये इसमें ऊष्मा निकलती है, जब इनका विलयन बनाते हैं तो ऊष्मा निकलती है। यदि इसको हम गर्म करेंगे तो इनकी विलेयता की दर कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये ताप पर भी निर्भर करती है। अब रही बात दाब की। देखिए, दाब द्रवों के विलयन में और ठोस द्रव के विलयन में, ठोस के विलयन में दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, या पड़ता भी हुआ तो बहुत नेग्लिजिबल पड़ता है, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन गैसों में, अभी हम चर्चा करेंगे इससे आगे की वीडियो में, तो गैसों में ये दाब मुख्य भूमिका निभाता है उनके विलयन बनाने में या उनके घुलने की दर बढ़ाने में। तो इस तरह से ये हमारे 3 फैक्टर हैं जो घुलने की क्रिया को, या जैसे कि हम कहते हैं विलेयता को प्रभावित करते हैं। तीसरा फैक्टर है हमारा इसमें दाब। ठीक है, तीसरा फैक्टर है हमारा दाब। तो दाब का यहाँ ठोस के घुलने में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि इनकी कैसी क्रिया विधि है जिसकी वजह से ये घुल जाती है। ठोस देखिए 2 प्रकार से घुलते हैं। पहली बात है कि विलायक संकरण द्वारा घुलन की क्रिया। ये विलायक संकरण क्या है, तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारे Na+ आयन है और ये हमारा Cl- आयन है, माने NaCl को हमने जल में घोला है। तो अब जल के अणु जो हैं वो ध्रुवीय हैं। अब मान लीजिए ये हमारा जल का अणु, तो इधर एक तरफ ये धनावेश वाला होगा, एक तरफ ऋणावेश वाला होगा। तो ये क्या करेंगे कि Na की तरफ ये नेगेटिव इस तरह से आएंगे और यहाँ पर ये ऋणावेश, यहाँ धनावेश,
यहाँ ये जल के अणु क्या करेंगे, इस तरह से बनेंगे, और यहाँ पर ये धनावेश और ये ऋणावेश इस तरह से सेपरेट होकर के ये उन आयनों के पास या ध्रुवीय अणुओं के पास, जैसे मान लीजिए हमारा HCl है, तो HCl में भी ये हमारा जो अणु है एक तरफ धनावेशित है, एक तरफ ऋणावेशित है, ध्रुवीय अणु है। तब इसमें क्या होगा कि जल के अणु इस तरह से इधर धनावेश वाले इधर ऋणावेश वाले, और यहाँ भी इस तरह से इधर ऋणावेश वाले इधर धनावेश वाले, क्योंकि ध्रुवीय अणु है जल का, ये जल का अणु है, जल का अणु ध्रुवीय अवस्था में हो जाता है। तो अब क्या होता है कि इनके बीच में दो बातें होती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विलायक संकरण या डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन, ठीक है। ये संकरण क्या है, ये विलायक संकरण या सॉल्वेशन की क्रिया है। देखिए ये सॉल्वेशन जो होता है इसमें दो बातें होती हैं कि जब ये जल में होता है तो तब हम इसको जल योजन की क्रिया कहते हैं, ये जल योजन की क्रिया कहते हैं या हाइड्रेशन कहते हैं। इसको साधारणतः इस तरह की बात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विलायक संकरण कहते हैं। लेकिन जल के द्वारा ऐसी क्रिया होती है तो इसे हम हाइड्रेशन या जल योजन कहते हैं, जल योजन। तब हम इसको जल योजन या हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। साधारण स्थिति में इसको हम संकरण, विलायक संकरण, विलायक संकरण या सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्वेशन कहते हैं। अब देखिए चाहे ये हो चाहे ये हो, इस क्रिया में क्या होता है कि जो हमारे अणु हैं और जो घुलने वाला ठोस है इनके बीच में एक आकर्षण बल पैदा होता है। उस आकर्षण बल की वजह से जो हमारी लैटिस एनर्जी है उस लैटिस एनर्जी को ये कम कर देते हैं और उस तरीके से इनको इधर उधर कर देते हैं और ये उसमें घुल जाते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्वेशन एनर्जी, देखिए कोई ठोस बन रहा है जैसे Na+ और Cl-, ये एक ठोस है। तो अब इस ठोस में क्या है, इस ठोस में हमारी लैटिस एनर्जी, लैटिस ऊर्जा होती है, लैटिस एनर्जी होती है। तो ये लैटिस या जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, कुछ भी कहिए, लैटिस एनर्जी कह लीजिए या जालक ऊर्जा कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसकी वजह से ये ठोस अवस्था में होता है। जब इस तरह से ये मान लीजिए हमारा अणु है, तो इस तरह से जब जल के अणु इसको एक तरफ से खींचते हैं तो क्या होगा कि इस लैटिस एनर्जी के खिलाफ वो काम करते हैं और इधर तो इनमें आकर्षण पैदा होगा। तो इस आकर्षण बल की वजह से ये लैटिस एनर्जी कमजोर पड़ जाती है और ये विलयन में चले जाते हैं। देखिए जिस समय पर ये जल के द्वारा क्रिया होती है तो उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जब किसी दूसरे के द्वारा ये क्रिया होती है तो उसे हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक बात जानने की है कि हाइड्रेशन एनर्जी हो चाहे सॉल्वेशन एनर्जी हो, जिस समय पर हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, ये हाइड्रेशन एनर्जी हो या सॉल्वेशन एनर्जी हो, ये हमारी जालक ऊर्जा
या कहें कि लेटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो घुलेगा, और यदि कम होगी तो नहीं घुलेगा। अब जैसे बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट BaSO4 NaCl जल में विलीय है, जबकि BaSO4 बेरियम सल्फेट अविलीय है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसकी जो जल योजन ऊर्जा है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इसकी जालक ऊर्जा से ज्यादा होती है। लेकिन बेरियम सल्फेट की जो जालक ऊर्जा है वो हमेशा जल योजन ऊर्जा से अधिक रहती है, इसलिए ये उसमें अविलीय रहता है। तो एक तो इसका कारण ये है कि विलायक संकरण द्वारा घुलन होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और दूसरा कारण है हमारा कि हाइड्रोजन बंधता द्वारा घुलन। अब देखिए हाइड्रोजन बंधता द्वारा क्या है, अब आप कहेंगे कि चलिए ये तो हमारा आयनिक यौगिक था, इसमें घुल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि जैसे जल में ही हम एल्कोहल को घोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल C2H5OH है, ठीक है, और जल हमारा H2O है, ये आप देखते हैं। तो क्या है कि जब हाइड्रोजन बंध बन जाता है एक दूसरे में तो भी ये घुलना शुरू कर देते हैं। इसके कारण ही घुलन की क्रिया होती है, विलीयता होती है। देखिए अब क्या होगा कि जैसे HOH ये इस तरह की स्थिति बनेगी, यहां हमारा C2H5OH, तो इस तरह से। अब देखिए ये H इस O से जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजन बंध। अब इस तरह से इसका अटैचमेंट इससे हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से H2O है, जैसे H है तो O, ये H, अब ये जल का जो है इस O से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन बंध बना, हाइड्रोजन बंध। तो अब ये हाइड्रोजन बंध बन गया। इस तरह से इनके बीच में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बंध बनते हैं, और उस तरह से ये विलीय हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका कारण, क्रिया और कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी विलीयता के बारे में, और विलीयता की परिभाषा क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक कि गैसों की विलीयता द्रव में किस तरह से होती है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।